संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा। दर्शकों, आज के इस खास एडिशन में हम आपको दिखाएंगे कि मानसिक रोग कोई अभिशाप या कलंक नहीं है, बल्कि ये भी एक बीमारी है। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि बागबेड़ा के 1 नंबर कॉलोनी में वहां के स्थानीय लोग किस तरह से गंदगी में जीवन जीने को मजबूर हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी जी के पास, जो बता रहे हैं कि मानसिक रोग अभिशाप या कलंक नहीं है, बल्कि ये भी एक बीमारी है और इसका भी इलाज संभव है। दर्शकों, आज जिस तरह से हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं नींद की कमी, अपने रूटीन की गड़बड़ी, इस कारण से हर एक घर में अवसाद से पीड़ित रोगी हम पा रहे हैं। और अवसाद क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके निवारण क्या है, इन सब विषयों पर हम बात करने के लिए आए हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी जी के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अवसाद यानी ये डिप्रेशन है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। अवसाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं जी, अब बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ही सामान्य या बहुत ही ज़्यादा संख्या में मिलने लगी है। ऐसा एक डाटा के अनुसार ये कहा जा रहा है कि करीब हर 20 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन की बीमारी है, जिसे तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ की चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। अवसाद जो डिप्रेशन है वो कॉमन, ये साधारण, हम लोग साधारण भाषा में उदासी बोलते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। ये वो डिप्रेशन है, ये वो गंभीर बीमारी है जिसमें मनुष्य उदासी, मेन जो इसका लक्षण होता है बहुत उदासी, और यह उदासी बहुत तेज उदासी या बहुत तीव्र उदासी होती है और सामान्य उदासी से बिल्कुल अलग होता है। मरीज इसमें होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, उसे यह लगने लगता है कि वह एकदम बेकार है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। और कभी कभी जब यह बहुत गंभीर हो जाती है तब उसमें सुसाइडल या आत्महत्या की भावना भी आने लगती है और वह आत्महत्या के प्रयास भी करने लगता है। इस बीमारी में जो कुछ और जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे प्रमुख होता है नींद की। नींद इसमें आती नहीं है, या आती भी है तो जल्दी टूट जाती है, या सुबह जल्दी नींद टूट जाती है। भूख कम भी हो जाती है, किसी किसी को भूख ज़्यादा भी होती है, लेकिन साधारणतः हम लोग देखते हैं कि भूख कम हो जाती है। आदमी के जितने भी या मरीज के जितने भी शौक़ हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, सब कम हो जाता है। उसे अच्छा पहनना ठीक नहीं लगता है, अच्छा खाना ठीक नहीं लगता है, लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, और वह चाहता है अपने आप को एकदम बिल्कुल अलग थलग रहे। बहुत ज़्यादा उसे रुलाई आती है और बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जहाँ छोटी छोटी बातों में ही उसे रुलाई आने लगती है और वह एक तरह से अपने आप को बिल्कुल ही अलग थलग कर लेता है। और यही, जैसे पहले ही बताया, यही जब उदासी बहुत गंभीर हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, तब सुसाइडल या सुसाइड करने की प्रवृत्ति भी उसमें डेवलप करने लगती है। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा होता है? अवसाद जैसे ये बीमारी आज हर घरों में पाई जा रही है, 1% इसके हैं, तो इसके कारण क्या है? देखिए, जब हम लोग कारण की बात करते हैं तब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहला होता है आनुवांशिक। अगर आपके परिवार में किसी को है तो आप में यह बीमारी होने की संभावना औरों से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल, या जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, या उसमें आप अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, या उसको अपने मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे आस पड़ोस हो, जिसे हम लोग कह सकते हैं अगर स्ट्रेस हो रही है, तब भी ये डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। कुछ नशा है, जिसमें सबसे प्रमुख अल्कोहल या शराब की बात हम करते हैं, जो उदासी की कारण हो सकती है। और कभी कभी होता है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा रहता है जो उदासी की बीमारी के लिए वो ज़्यादा प्रोन या ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग ये नहीं कह पाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर किसी एक निश्चित कारण की वजह से हो रहा है। ये सारे कारणों का एक मिश्रण से ये बीमारी की उत्पत्ति होती है। यह बीमारी, इसका क्या कोई लिमिट है, एज लिमिट भी होता है कि किसी भी एज ग्रुप के लोगों में? ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इसी एज में ही हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर यह युवावस्था में दिखता है या फिर लेट अवस्था में, जिससे हम लोग लेट लाइफ डिप्रेशन भी कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद की बातें, जैसे 55-60 के बाद जब से रिटायर हो रहा है उस समय ज़्यादातर ये वृद्ध लोगों में दिखता है, या फिर बच्चों की शादी हो गई, बच्चे चले गए अपने अपने काम में, तब महिलाओं में देखने को मिलता है।
और दूसरी एक बात जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में इसकी संख्या ज़्यादा रहती है। उदासी से ज़्यादा उन लोग प्रोन रहते हैं या उदासी की बीमारी उनमें ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने बात करी महिलाओं की, तो हम एक चीज़ जैसे सर्वे में मैंने भी कहीं पढ़ा है कि जो सोशल मीडिया है इसका असर जो है वो बच्चियों पर ज़्यादा पड़ रहा है। इसके कारण आत्महत्या, डिप्रेशन, इन बीमारियों में वो ज़्यादा माने बच्चों के अलावा, युवकों के अलावा बच्चियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। क्या ऐसा सचमुच में सोशल मीडिया का असर है क्या? हाँ, अभी ऐसा हम लोग पास बहुत केसेस आ रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बच्चियों पर, इवन बच्चों पर ही, बच्चे ही क्या हर उम्र के वर्ग में ये सोशल मीडिया हावी होता जा रहा है। अब तो बाकायदा इंटरनेट एडिक्शन एक बीमारी के रूप में आ गई है। WHO ने उसे अपने लिस्ट में भी, बीमारी के लिस्ट में भी रखा है। तो ये इंटरनेट एडिक्शन या गेमिंग डिसऑर्डर, ये सारा चीज़ अब बहुत कॉमन हो गया और इससे जुड़े हुए हमें मरीज भी मिल रहे हैं और वो हर कैटेगरी के मिल रहे हैं। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम मिल रही है, वो बच्चे लेकर आते हैं, माँ लेकर आती है बच्चों को, इवन बड़ों में भी ये समस्या आती है। सोशल मीडिया में दो चीज़ होती है। एक तो ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया में वैसे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं या उनमें ज़्यादा एडिक्शन की संभावना रहती है जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, जो ऑलरेडी पहले ही से वो उदासी की बीमारी है, अकेलापन ज़्यादा है या मिक्सअप नहीं कर पाते हैं, उनमें देखा गया कि एडिक्शन उनमें ज़्यादा है। कुछ लोग नयापन चाहते हैं या फिर सेंसिटाइज, कुछ सेंसेशनल चीज़ें चाहते हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें देखा गया है। गेमिंग डिसऑर्डर उन बच्चों में ज़्यादा पाया गया है जो ज़्यादातर समय अकेले गुजारते हैं। माँ या पिताजी सब अगर वर्किंग हैं तो उनमें ज़्यादा देखा गया है कि ये गेमिंग डिसऑर्डर्स या इंटरनेट से जुड़ा हुआ एडिक्शन वो उनमें ज़्यादा पाया गया है। यानी मतलब हम लोग ये भी मान सकते हैं कि आज जिस तरह से महिलाएं भी वर्किंग है, घर की लेडी, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं इस पर आता है बच्चों पर। देखिए, वर्किंग लेडी, ये नहीं कह सकते कि वर्किंग लेडी की वजह से आ रहा हो रहा है कि बच्चों को वो समय नहीं मिल पा रहा है, जो क्वालिटी टाइम मिलना चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। पिताजी माँ दोनों की तरफ से वो समय नहीं मिल पा रहा है। अगर ठीक है, अगर काम में जा रहे हैं, जब घर में लौटते हैं तो जो घर में समय दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम वो बच्चों के लिए होना चाहिए। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि घर से जब दफ्तर से माँ पिताजी वो लौटे तब बच्चों के बारे में ना पूछ कर, या बच्चों वो क्या कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है, दोस्त कैसे हैं, किनके साथ उठता बैठता है, वो सब बातें ना करके या तो दफ्तर की ही सारी बातें होने लगते हैं या फिर वही सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं, या तो व्हाट्सएप, फेसबुक। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं बच्चों को। दूसरा, अब न्यूक्लियर फैमिली वाली समय आ गया है। पहले जो जॉइंट फैमिली होता था तो बच्चे अपने बातें, अपनी मम्मी नहीं है तो अपनी चाची, बुआ, किसी के साथ शेयर कर सकते थे, दादा दादी, ये सब के साथ शेयर कर सकते थे। लेकिन अब वो शेयर करने, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए उनके पास कोई नहीं रहता है, और तब फिर ये या तो फिर वो सोशल मीडिया की ओर चले जाते हैं या फिर किसी बुरे संगत में चले जाते हैं, या उनमें भी डिप्रेशन हम लोग ज़्यादा पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात कि क्यों ये जो है अवसाद, इस तरह की बीमारी कैसे पनप रही है, पर अगर ऐसे पेशेंट हैं हमारे घर में तो उनसे हम किस तरह से ट्रीटमेंट, उनसे कैसे व्यवहार, उनके साथ कैसा हो, इस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को आप। देखिए, सबसे पहले डिप्रेशन या कोई डिप्रेशन ही क्यों, कोई भी मानसिक बीमारी, ये मानना होगा कि ये एक बीमारी है, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई कलंक नहीं है, या पुनर्जन्म का पाप नहीं है, जैसा कि अक्सर हम लोग सोचते हैं और इलाज में हम लोग देर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई प्रियजन, आपके घर के लोग हों, दफ्तर के लोग हों, आस पड़ोस में कोई इस तरह की बीमारी है या इस तरह के लक्षण है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि उसे किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वो साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनसे आप लोग सलाह लें कि क्या ये बीमारी तो नहीं है और ये डिप्रेशन तो नहीं है या और कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। क्योंकि जितने हम लोग देर करते हैं, जितना समय गुजरता जाता है, ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल होता जाता है। अगर पेशेंट हमारे पास जल्दी आता है, जल्दी डायग्नोसिस होती है और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और घर के लोग अगर जान गए कि हाँ ये जो है, जो रोगी है वो मानसिक रोग से पीड़ित है, तो आप कितना % बता सकते हैं कि चांस रहता है कि वो पेशेंट ठीक हो सकता है, कितना %? देखिए, अब हमारे पास काफ़ी दवाइयाँ हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो एकदम मिनिमम साइड इफ़ेक्ट के साथ हैं।
समय लगता है दवाइयों से, दवाइयों का असर आने में भी समय लगता है और दवाई हमें थोड़े समय तक चलाना भी पड़ता है। और अगर हमारे पास, अगर हम लोग जल्दी डायग्नोसिस करते हैं या जल्दी मरीज हमारे पास आ जाता है, जल्दी ट्रीटमेंट होता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो इसमें से ज़्यादातर मरीज जो होते हैं वो ठीक से अपना दिनचर्या या बाकी लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात अवसाद की। अल्जाइमर एक बीमारी है जो आजकल, ये बीमारी भी हर एक घर में बुजुर्गों में देखी जा रही है। तो ये क्या बुजुर्गों की बीमारी है और इसके लक्षण क्या हैं, इसको हम कैसे समझेंगे? जो ये अल्जाइमर्स की जो भी WHO का नया डाटा आया है उसमें कहा जा रहा है हर 3 सेकंड में दुनिया में एक आदमी डिमेंशिया का मरीज हो जाता है या डिमेंशिया से पीड़ित है। और डिमेंशिया का जो सबसे कॉमन कॉज होता है, जो सबसे प्रमुख कारण होता है, वो अल्जाइमर्स डिजीज। ज़्यादातर हम लोग ये समझते हैं, ये हमारा ये गलतफहमी रहती है कि डिमेंशिया में या अल्जाइमर्स डिजीज में आदमी की याददाश्त खो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है या फैक्ट ये है कि सिर्फ याददाश्त ही नहीं, उसकी जितनी बौद्धिक क्षमता है, ब्रेन की जितनी भी बौद्धिक क्षमता है, वो याददाश्त हो, उसकी इंटेलिजेंस हो, कंसंट्रेशन हो, मैथमेटिकल एबिलिटी हो या दिशा के प्रति ज्ञान हो, लैंग्वेज हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होते जाता है या डिस्ट्रॉय होते जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव इलनेस है, धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है उसके लक्षण भी वैसे वैसे गंभीर होता चला जाता है। तो ये बीमारी मतलब जो है वो आफ्टर 60 या 50 के बाद ही? हाँ, ज़्यादातर ये केसेस 50, 55, 60 इसी आसपास हम लोग देखते हैं। ज़्यादातर लक्षण इसी समय ही पता चल जाता है। कई बार होता है कि ये बीमारी को हम लोग इसलिए भी नहीं पकड़ पाते हैं कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलो उम्र हो गई है, उम्र के साथ भूलने लगते हैं। लेकिन उम्र के साथ भूलना और डिमेंशिया दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। डिमेंशिया एक बीमारी है और यह बीमारी क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है। बहुत अर्ली स्टेज में अगर इसकी भी हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो बहुत हद तक हम लोग पेशेंट को जो डिटीरेशन होता है उसे हम लोग बचाए रख सकते हैं। मतलब इसके मतलब क्या, जैसे सेल्स जो होते हैं हमारे मस्तिष्क में, वो क्या खत्म होता चला जाता है या वो मरता चला जाता है? सेल्स जो है जैसे पहले 40 के पहले के लोगों का जो ब्रेन काम करता है, शायद वो आफ्टर 50-60 के लगभग सेल्स जो है वो डेवलप। इसमें जो एक हम लोग मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, उम्र के साथ आदमी भूलता है या नया चीज़ उसे सीखने में दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ डिमेंशिया की बीमारी होती है वहाँ जो मेमोरी सेंटर होता है ब्रेन का, जहाँ ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है। मतलब ये प्रोग्रेसिव होता है। इसकी क्योर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी हम लोग क्योर कर सकें। दवाइयाँ अवेलेबल है, उपलब्ध है दवाइयाँ जो इसके प्रोसेस को स्लो कर देती हैं। अच्छा। लेकिन इसको क्योर रिवर्स नहीं करती है, लेकिन प्रोसेस को स्लो कर देती हैं दवाइयाँ। जी। और डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है कि मानसिक बीमारी भी अन्य बीमारियों की तरह ही है। इसे कोई कलंक ना समझें या अभिशाप ना समझें, और बीमारी का जैसे इलाज है इसके लिए भी उतनी ही अच्छी बीमारी के लिए इलाज उपलब्ध है। दिक्कत यही है कि आप लोग जितना देर कीजिएगा इस बीमारी को पहचानने में, इलाज शुरू करने में, ट्रीटमेंट उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो अगर किसी को ये लक्षण है, कहीं आसपास अगर आपको दिखता है कि ये मानसिक रोग या मानसिक बीमारी से पीड़ित हो सकता है, तो तुरंत सलाह लें, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी सलाह लेंगे, जितना जल्दी इलाज शुरू करेंगे, उतनी जल्दी उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। दर्शकों, मानसिक बीमारी को कलंक न समझें। जैसा कि आज मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरि जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें उम्मीद है दर्शकों कि आप इन सब बातों से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब के इन बातों से जरूर सहमत होंगे। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाते हैं कि इन दिनों जमशेदपुर के बागबड़ा के 1 नंबर कॉलोनी में वहां के स्थानीय लोग किस तरह से गंदगी में अपना जीवन बिता रहे हैं, और वहीं इस क्षेत्र के बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी कई तरह के बीमारियों से भी इस गंदगी के कारण ग्रसित हो रहे हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।
हम बात कर रहे हैं बागबेड़ा 1 नंबर कॉलोनी की, जहां कॉलोनी से गांधीनगर के बीच एक मुख्य सड़क है जो दोनों बस्तियों को जोड़ता है। पर अगर इन बस्तियों के बीच के मुख्य मार्ग यानी सड़क की बात करें तो सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं और आसपास का पूरा क्षेत्र गंदगी के बीच नजर आ रहा है। स्थिति ऐसी है कि लोग उस रास्ते से डर डर कर गुजरते हैं ताकि किसी दुर्घटना की चपेट में ना आ जाए। वहीं स्थानीय शिवशंकर मिश्रा ने बताया कि चुनिंदा कुछ लोगों के द्वारा स्थानीय लोग गंदगी के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो उनको क्षेत्र की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया बगल में एक सरकारी स्कूल है जहां के छात्र स्कूल पढ़ने आते हैं और बीमार होकर घर लौट जाते हैं। जी हाँ, बात अगर क्षेत्र की करें तो स्थिति काफी दर्दनाक और भयावह है। हमारे घर के सामने, हमारे ब्लॉक के सामने एक छोटा सा मैदान है। इस मैदान में सारे बागबेड़ा के निवासी लाके गंदगी कचरा फेंकते हैं और उधर जो बस्ती बसा है उस बस्ती से नाली का पानी आता है जो एक जगह डंप हो चुका है ठीक स्कूल के बगल में। उस स्कूल में बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, जो बच्चे प्राय उस पानी से गंद से बीमार रहते हैं। हमने मुखिया जी को, अपने जो हमारी मुखिया यहाँ की महामुनि, हम उनको बहुत बार बोल चुके हैं रास्ता बनाने के लिए और इस नाली का समाधान करने के लिए, लेकिन इसमें बार बार कुछ मतलब हमारे क्षेत्र के ही लोग ऑब्जेक्शन डाल देते हैं, काम रुक जाता है। इसलिए हमको विनती है। क्या कुछ समस्या हो रही है अभी? समस्या क्या, गंद फैल रहा है, बीमार हो रहा है, डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, मच्छर हमारे घर में जाके पूरा फुल मतलब पूरे साल मच्छर रहता है, पूरा एकदम परेशान रहते हैं मच्छर से हम लोग। अच्छा, सामने स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे छात्र जो हैं वो बीमार हुए हैं? बीमार, हाँ, बराबर बीमार रहते हैं। उनकी जो प्राचार्य है, जो टीचर है, वो शिक्षा विभाग में 50 बार लिख के दे चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान हो, रास्ता बने इधर से और पानी को रोका जाए। जो गंदगी पानी है उसको किसी तरीक़ा से मतलब कोई रास्ता निकाल के उसका सोल्यूशन निकाला जाए उस चीज़ का। वहीं दूसरी तरफ गांधीनगर के स्थानीय लोगों के अनुसार बागबेड़ा कॉलोनी के चुनिंदा कुछ लोगों के द्वारा नाली की निकासी के लिए स्थान नहीं दिया जा रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र गंदगी की चपेट में है। उनके अनुसार क्षेत्र के लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। डायरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी आम होते जा रही है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के लोग कभी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इस कारण से उन्हें डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। सर उधर नाले में निकलने नहीं दे रहा, ना पानी जाने का सुविधा है, ना कचरा फेंकने का सुविधा है। तो बच्चा का अच्छा, बताया जा रहा है कि सड़क जब बनाया जा रहा था तो सड़क का विरोध किया गया। हाँ, वही सब जो आगे में जो खड़े हैं। किस कारण से सड़क का विरोध किया गया? अब तो वही लोग बताएंगे सर, हम लोग तो नहीं। इस संबंध में आपने जिला परिषद या क्षेत्र के जनता सभी से लड़ चुके हैं, सभी कर चुके हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हाँ सर, डेली बच्चा बीमार, तो कुछ न कुछ हो ही रहा है। मच्छर इतना ना घर में कि मच्छरदानी में नहीं सो सकते हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? गांधीनगर। कितने की संख्या में आबादी है यहाँ? कितने की संख्या में लोग यहाँ होंगे अंदाज? 1000 से ऊपर होंगे सर। वहीं स्थानीय निवासी लीलावती देवी ने बताया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि हाथ जोड़कर सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रहता। उन्होंने बताया स्थिति इतनी दर्दनाक है कि रोज लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। 2 दिनों पूर्व गंदगी से एक बच्चा बीमार हुआ जो कि सदर अस्पताल में इलाजरत है।
उन्होंने कहा, ना ही मुखिया ना ही जिला परिषद सदस्य को इस समस्या से कोई लेना देना है। क्षेत्र के लोग मर मर कर जी रहे हैं। नाली का रास्ता तक बंद कर दिया गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ वोट से, यानी वोट की राजनीति क्षेत्र में चरम पर है। देखिए इतना कचरा जो फैल दिया है नीचे से 6 नंबर से लेके यहाँ आकर कचरा फेंक देता है। पानी बस्ती वाला पूरा रुका हुआ है। अब मान लो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जिसका डेंगू बच्चा को कटेगा तो मास्टर लोग तो अपना तलब लेता है, साइड हट जाता है, कोई लोग पूछ पाछ नहीं करता है। अच्छा, जैसा पता चल रहा है कुछ दिनों के अंदर काफी दुर्घटनाएं हुई हैं, कोई बच्चा बीमार हुआ, कहाँ है वो बच्चा, इलाज कहाँ चल रहा है? सदर अस्पताल में है। कितने लोग घायल हो जाते हैं ये गंदगी के चलते? कितने लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं? अनगिनत होता है, अनगिनत। यहाँ पर बरसात में पानी भी लग जा रहा है, कितना गाड़ी एक्सीडेंट होता है। नाली क्यों बंद कर दिया गया? नाली कैसे बंद कर देता लोग, कचरा भर भर के। हमारे बरसात का पानी लग जाता है, पानी बाल्टी उठा कर फेंकते हैं। अच्छा, जिला परिषद या मुखिया से आप लोग बात किए हैं इस संबंध में? नहीं है, सिर्फ वोट के लिए वो लोग। अब हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देता है। जब वोट लेना होता है ना तो वो पैर पे आके गिरता है। वहीं इस भयावह स्थिति को देखते हुए जब हमने बागबेड़ा क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य किशोर यादव से बात की तो उन्होंने बताया, चंद लोग ही इस भयावह स्थिति के जिम्मेदार हैं। कई बार वार्ताओं की दौर चली पर निष्कर्ष नहीं निकला। विधायक मेनका सरदार ने भी अपने स्तर से सड़क और नाली बनवाने का पूरा प्रयास किया, पर लोगों ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। क्षेत्र के लोगों के साथ इस संबंध में वार्ता की गई, पर उन्होंने काम करने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने बताया, एक बार पुनः इस समस्या के संबंध में क्षेत्र के लोगों को बैठाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इस भयावह स्थिति से स्थानीय लोगों को निजात मिल सके। गांधीनगर से जो बागबेड़ा कॉलोनी तरफ जो पानी का बहाव है, हम लोगों ने गांधीनगर से लेके 1 नंबर रोड तक और उसके आगे तक हम लोग नाली पास कराए थे 14वां वित्त आयोग से, सड़क भी पास कराए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और हम लोग सार्वजनिक मीटिंग बुला के भी उसका रास्ता निकालने का प्रयास किए। माननीय विधायक जी भी आई थी, उन्होंने भी दोनों पार्टी से बात करके कुछ बीच का रास्ता निकालकर वहाँ नाली और सड़क बनाने का प्रयास माननीय विधायक मेनका सरदार जी ने भी किया, लेकिन कुछ लोग विरोध पे ही अडिग रहे। कुछ लोग रेलवे में जाके कंप्लेन भी कर दिए, शिकायत भी कर लिए, बिना एनओसी का काम हो रहा है, जिसके चलते वहाँ ना नाली बन पाया ना सड़क बन पाया। आज बस्ती के लोगों का जो नाली का पानी है, चूँकि पानी जिधर ढलान रहती है उसी ओर जाती है, और वे लोग जिधर ऊंचाई क्षेत्र है उधर पानी ले जाने को कहते हैं, जिसके चलते पानी उधर नहीं जा पा रहा, और जिधर ढलान है उस साइड पानी आ रहा है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। हम लोग पुनः एक बार वहाँ के स्थानीय मुखिया, स्थानीय वार्ड मेंबर और स्थानीय लोगों के साथ में बैठक करेंगे और बीच का कोई रास्ता निकालकर वहाँ एक बढ़िया नाली और सड़क बनाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ गंदगी की चपेट में आए लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को समस्या से कोई सरोकार नहीं, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि चुनिंदा कुछ लोगों के द्वारा स्थिति ऐसी बनी है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ सख्त कदम उठाया जाएगा, या फिर लोगों को इसी तरह से मौत के मुंह में छोड़ दिया जाएगा। जमशेदपुर से राजधानी न्यूज के लिए प्रवीण सेठी की रिपोर्ट।
तो दर्शकों, आज के संडे स्पेशल में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।